डॉक्टर ने डेंगू के लक्षण बताए थे। एक हफ्ते में स्थिति बिगड़ती चली गई और धनतेरस के एक दिन पहले वो अमित की जिंदगी में अंधेरा करके चली गई। किसी ने कहा, बड़ी पुण्य आत्मा थी, मरने से पहले भी घर के लिए ही सोचती रही, त्योहार को खंडित होने से बचा लिया। प्रीति मुस्कुरा कर रह गई। जिंदगी भर एडजस्ट ही तो किया था उसने, फिर मौत के साथ एडजस्ट कैसे न करती। अमित बाबू, तस्वीर पर माला चढ़ाइए। ये तस्वीर कितनी पसंद थी उसे। रेशमी लाल साड़ी, चौड़ा सुनहरा किनारा, गले में मंगलसूत्र, बड़ी सी लाल सिंदूरी बिंदी, नाक में चमकती हीरे की लौंग और कान में दमकते हीरे के कर्णफूल। पूरा घर अगरबत्ती की धूम्र रेखा से सुवासित और सुगंधित था। आरती के लिए घृत ज्योति को जलाने की अमित की कोशिश बार बार नाकाम हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मैं न होऊं तो इनका क्या होगा, पर अब तो मैं नहीं हूँ। क्या होगा अमित का? माँ जी को हर चीज बिस्तर पर चाहिए, और बाबूजी, उनका क्या? जीवन में एक गिलास पानी भी हाथ से उठाकर नहीं पिया था। अमित की गृहस्थी प्रीति के नाजुक कंधों पर ही तो टिकी थी। जब से पदोन्नति हुई थी अमित इलाहाबाद के ही होकर रह गए थे। बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारियां। जब तक बाराबंकी और उन्नाव में थे तब तक तो रोज आ जा भी लेते थे, पर 5 साल से इलाहाबाद क्या गए, शनिवार और रविवार को आना भी मुश्किल हो जाता था। प्रीति, देख लेना यार, मैं आ नहीं पाऊंगा। अगले हफ्ते बड़े साहब आने वाले हैं, बहुत सारा काम समेटना है। पर मैं कैसे? अमित, शादी ब्याह पर अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अकेले आकर अपराध कर दिया हो। आप तो ऑफिस का बहाना करके बरी हो जाते हैं, पर मैं तो जाकर भी बरी नहीं हो पाती। सब आपको ही पूछते रहते हैं। लोग ये समझते ही नहीं कि अगर आप आए होंगे तो दिखेंगे ही। मैंने कोई आंचल में तो नहीं छुपा लिया। प्रीति, इस बार एडजस्ट कर लो। वायदा करता हूँ अगली बार से तुमसे कभी नहीं कहूँगा। एडजस्ट? जिंदगी भर यही तो करती आई थी वो। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वो। पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति, खेती बाड़ी ठीक ठाक थी। बड़ी बहन की 18 साल की उम्र में पास के ही एक अच्छे परिवार में शादी कर दी थी। मायके में भी बड़ी और ससुराल में भी बड़ी बहू। बड़ा रौब दाब था उसका। सास ससुर और देवर हाथों हाथ लिए रहते थे। पिताजी अपनी बेटी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। माँ का सारा जीवन बच्चों को पालने और दुनियादारी निभाने में ही बीत गया। लड़कियों की शादी ब्याह और लड़कों को काम धंधा में पिताजी की जीवन भर की जमापूंजी चुक सी गई थी। एक आखिरी जिम्मेदारी वही तो रह गई थी। बड़ी बेटी का देवर अभी पढ़ ही रहा था, बड़ा ही होनहार था। पिता को व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी। अमित ने माँ के आंचल में कहीं न कहीं पिता की छाया ढूंढ ली थी। दीदी भी तो कितना लाड लड़ाती थी। अपनी प्रीति के लिए इससे अच्छा वर हो ही क्या सकता था। देखा, भाला परिवार, लड़का होनहार है, आज नहीं कल रोजी रोजगार ढूंढ ही लेगा। बहन भी है, प्रीति को कोई कष्ट न होगा। उसकी हर कमियों और गलतियों पर आंचल डाल देगी। पिताजी ने कितने विश्वास के साथ कहा था। पर प्रीति एक अनजाने डर से भयभीत थी। पिताजी की जिम्मेदारियों के पूरा करने के नाम पर वो बलि का बकरा न बनकर रह जाए। बहुत कुछ कहना था उसे, पर सुनने वाला कोई नहीं था। माँ ने पिताजी के आगे कभी जबान तक नहीं खोली। शायद नानी ने भी उनकी विदाई के समय धैर्य, संयम और जिम्मेदारी ही सौंपी थी, और वो मुझे भी इन सब के साथ विदा करना चाहती थी। पर न जाने क्यों एक अनजाना डर उसे बार बार भयभीत कर रहा था। माँ, पिताजी से एक बार बात करके तो देखो। तू भी ना, तेरी 3 बहनें ब्याह करके अपने अपने घर चली गई। सब अपने अपने घर राजी खुशी हैं। तुझे अपने पिताजी की पसंद पर भरोसा नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। कोई और बात तो नहीं, कोई लड़के वड़के का चक्कर? क्या माँ, तुम भी ना, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। प्रीति, देखा, भाला परिवार है, लड़का भी अच्छा है, आज नहीं तो कल नौकरी लग ही जाएगी। बड़ी बहन सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी। एक लड़की को और क्या चाहिए। मानती हूँ छोटी बहू बनकर जा रही हो, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एडजस्ट कर लेना। सबको करना पड़ता है, मैंने भी तो किया ही था। एक नए जीवन की शुरुआत एडजस्टमेंट के साथ, उसका अब तक का जीवन भी तो एडजस्ट करके ही तो बीता था। बचपन से लेकर जवानी तक कपड़े, किताबें, यहाँ तक सपने भी बहनों की उतरन के रूप में ही मिले थे। बहनों की फीस, शादी तो कभी उनके ससुराल के नाम पर, आज तक वो अपनी जरूरतों के साथ एडजस्ट ही तो करती ही आई थी, और आज शादी भी।
आंखों में अनेक सपने लेकर जब प्रीति ने लाल महावर वाले पैरों को अमित की दहलीज पर रखा, माथे पर बड़ा सा लाल सिंदूरी टीका लगाए गहनों से लदी फदी दीदी हाथ में आरती का थाल लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। दीदी की शादी के बाद वो एक दो बार पिताजी के साथ दीदी की ससुराल आई थी, पर न जाने क्यों अचानक से ये घर बड़ा प्यारा लगने लगा था। इतने सारे अपरिचित चेहरों के बीच दीदी का चेहरा देख प्रीति की सांस में सांस आ गई, मानो मरुस्थल पर पानी के 4 छींटे पड़ गए हो। आओ आओ देवर जी, अपनी दुल्हनिया को पाकर हमें भूल मत जाना। क्या भाभी आप भी न? प्रीति संकोच से दोहरी हो गई। घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। किसी बड़ी बूढ़ी ने हाँक लगाई, अरे भाई मुंह दिखाई की रस्म होगी कि नहीं? तुम लड़कियां तो बस काम धेले भर का नहीं, बस खी खी करवा लो इनसे। प्रीति एक अजीब से डर से सिकुड़ सी गई। बहू, इस घर में सबसे बड़ी तुम हो, सबसे पहले मुंह दिखाई तुम ही करोगी, सासू जी ने अपनी प्यारी बहू को फरमान जारी किया। प्रीति मन ही मन मुस्कुरा दी। देवरानी जी स्वागत है आपका, ये आपकी जेठानी की तरफ से मुंह दिखाई का नेग। बड़ी दीदी ने जड़ाऊ कंगन प्रीति की गोरी और पतली कलाइयों में चढ़ा दिए। उस कंगन की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई, पर प्रीति अपनी जेठानी के चेहरे में अपनी बड़ी बहन को ढूंढती रही। अरे मुंह क्या देख रही है बहुरिया, अपनी जेठानी का पैर छूकर आशीर्वाद ले। प्रीति जैसे नींद से जागी। जेठानी, जिस बहन की गोदी में खेली, न जाने कितनी बार गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाया, जिस बहन में उसने अपनी माँ की छवि महसूस की थी, आज अचानक उस बहन की छवि उसे बहुत दूर नजर आ रही थी। माँ पिताजी का दिया हुआ भरोसा कांच की तरह टूटता नजर आ रहा था। वो अनजाना भय धीरे धीरे सच होता चला गया। जीजा जी न जाने कब जीजा जी से भाई साहब बन गए। बड़े भाई साहब का आसपास के इलाके में अच्छा रौब दाब था। दीदी की शादी के बाद घर और व्यापार में लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि हो गई। ससुर ने सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे और सास ने गृहस्थी की जिम्मेदारी दीदी को सौंप दी। घर की तिजोरी नोटों की चमक से चमक रही थी। दीदी का शरीर गहने से लदा जा रहा था, पर प्रीति की स्थिति वैसे की वैसी। अमित पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए भी आवेदन दे रहे थे, पर भगवान न जाने कहाँ रूठ कर बैठा हुआ था। देवर पर जान छिड़कने वाली दीदी न जाने क्यों दिन पर दिन कठोर होती जा रही थी। शायद उन्हें ये लगने लगा था कि हम उनकी पति की कमाई पर जी रहे थे, पर कहीं न कहीं वो ये भूल गई थी कि इस व्यापार पर सिर्फ उनका नहीं, उसके पति का भी उतना ही अधिकार था। प्रीति ने अमित से इस विषय पर कई बार बात करने की कोशिश की, पर अमित अपनी भाभी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। शाम को दोनों भाई खाना खाने बैठते तो रोटी दीदी ही बनाती। ये सबको तो दिख जाता, पर उनका छोटापन सिर्फ प्रीति ही देख पाती। भाई साहब की रोटी की लोई अमित की रोटी की अपेक्षा हमेशा बड़ी होती। प्रीति सब कुछ देखती रहती, पर किसी से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। माँ चुपचाप सुनकर रह जाती। वो भी बेचारी क्या कहती, बेटियां तो दोनों ही थी, किसका पक्ष लेती। प्रीति का डर धीरे धीरे साफ दिखने लगा था। दीदी बहन से ज्यादा जेठानी बन चुकी थी। अमित धीरे धीरे चीजों को समझने लगे थे, पर हर बार उसने प्रीति को ही समझाया, प्रीति कुछ दिनों की ही बात है, एडजस्ट कर लो, मेरी नौकरी लगते ही सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। क्या कहती वो? इतने वर्षों से वो एडजस्ट ही तो करती आ रही थी। समय ने करवट बदली और अमित की नौकरी लग गई। दीदी और भाई साहब के बदले व्यवहार से सभी वाकिफ थे, पर हिम्मत किसी की नहीं थी। धीरे धीरे सभी भाई नौकरी की तलाश में अपने परिवारों के साथ अलग अलग शहरों में बस गए। अमित के माता पिता अच्छी तरह से समझ चुके थे, अब उनका गुजारा बड़े बहू और बेटे के साथ नहीं हो सकता। प्रीति की नई नई गृहस्थी बसाने के बहाने सास ससुर उसके साथ शहर आ गए और हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, शायद इसलिए पानी पेड़ को कभी डूबने नहीं देता। प्रीति ने भी तो अपना सारा जीवन घर बच्चों और सास ससुर के पीछे दौड़ते भागते काट दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया कि अमित को बच्चों की पढ़ाई की खातिर अकेले ही नौकरी पर जाना पड़ा। प्रीति की आंखें अमित के आगे कितनी बार नम हुई थी। आपके बिना मैं क्या क्या और कैसे संभालूं, पर अमित हर बार यही कहते, कुछ सालों की बात है, एडजस्ट कर लो। मायका तो वो कब का भूल चुकी थी। घर की अंतिम शादी थी, सारे भाई बहन पहुंच चुके थे, एक वही थी जो घर गृहस्थी के चक्कर में फंस कर रह गई। अमित, दीदी लोग एक हफ्ते पहले ही पहुंच गई और आप हैं कि चलने का नाम नहीं ले रहे, क्या सोचेंगे सब? प्रीति समझा करो, माँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? कल सुबह चलते हैं ना? कल?
अमित, परसों शादी है और आप कल चलने को कह रहे। आपसे तो कहा था कुछ दिनों के लिए दीदी को बुला लीजिए या माँ बाबूजी को छोटे वाले भैया के यहाँ छोड़ आइए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं। अब इस उम्र में उनको इधर उधर भेजना कहाँ तक ठीक है। क्या सोचेंगे जीजा जी या भाभी। ससुराल में शादी पड़ी तो यहाँ पटक गए। कम से कम एक नर्स या 24 घंटे का नौकर ही रख लो, मुझे भी कुछ मदद हो जाती। आप भी यहाँ नहीं रहते, क्या क्या संभालूं मैं। प्रीति, जमाना कितना खराब है, आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता। घर में जवान बेटी है, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो। प्रीति सोच में पड़ गई। अमित गलत तो नहीं कह रहे थे। अखबार आए दिन इस तरह की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। वैसे प्रीति सोचा तो मैंने भी था कि दीदी को बुला लूं, पर सबकी अपनी गृहस्थी है, कोई हमारे लिए अपना घर बार छोड़कर क्यों आएगा। ऐसा करिए, आप ही चले जाइए, कम से कम कोई तो पहुंच जाएगा। न बाबा, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। रात रात भर मायके के नाम पर टिसुए बहाती रहोगी और मुझे ये महसूस कराती रहोगी कि मैंने कितना बड़ा त्याग किया। पिछली बार अपनी माँ के ऑपरेशन के समय तुमने कितना ड्रामा किया था, अब दोबारा वो ड्रामा नहीं झेल सकता। प्रीति सोच में पड़ गई। पिछले साल माँ के गॉल ब्लेडर के ऑपरेशन के समय वो चाह कर भी नहीं जा सकी। उसी वक्त सासू माँ को बुखार भी हो आया था, वो छटपटा कर रह गई थी। अजीब सी दुविधा ने उसे घेर लिया था। आज जन्म देने वाली माँ को उसकी जरूरत है, पर वो लाचार थी। किसी ने भी उसकी मजबूरी को नहीं समझा। नंद उसे यही समझाती रही, अब ससुराल ही आपकी पहली जिम्मेदारी है और मायका। अमित ने हमेशा की तरह फिर कहा, एडजस्ट कर लो, जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होगी मैं तुम्हें ले चलूंगा। अमित बाबू, मृत्यु के बाद भी आत्मा 13 दिन तक हमारे साथ, हमारे आसपास रहती है, पर 13 दिन के बाद उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। आपकी पत्नी की आत्मा को भी आज मुक्ति मिल गई। प्रीति की आत्मा चीख चीख कर कहना चाहती थी, मेरी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है। अमित की नौकरी, माँ जी के घुटनों के दर्द, बच्चों की क्लासेज, पिताजी की दवाएं, अब कौन देगा। मेरा संसार तो मेरे बिना बिखर गया, मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है। अमित, दीदी और माँ पिताजी के पास आकर बैठ गए। आप कब जा रही दीदी। मैं तो अभी 1 महीना रुकूंगी, तेरे जीजा से बोलकर आई हूँ, जब तक माँ बाबूजी के लिए पक्का इंतजाम नहीं कर देती तब तक नहीं आऊंगी। तू बता, आगे का क्या सोचा है तूने। सोचना क्या है, दीदी ऑफिस में ट्रांसफर की अर्जी दे दी है। उम्मीद है इस महीने से लखनऊ ऑफिस ज्वाइन भी कर लूंगा। माँ बाबूजी के लिए 24 घंटे का नौकर और नर्स का भी इंतजाम कर लिया है। बच्चे तो वैसे कॉलेज और कोचिंग में बिजी रहते हैं, मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूं। बहुत हो गई नौकरी। प्रीति आश्चर्य से अमित को देख रही थी। सब लोग सब कुछ उसके बिना कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर रहे थे। आज तक वो इस गलतफहमी में ही जीती रही कि उसके बाद उसके घर का क्या होगा। जीवन भर उसने थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी परवाह और अपनी पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। जिन रिश्तों को वो प्रेम और अपनत्व के जल से सींचती रही, वास्तव में तो वो यूकलिप्टस के पेड़ थे, जो जीवन देने वाले जल की जड़ों को भी खोखला कर देते हैं। काश एक बार, सिर्फ एक बार उसने अपने लिए भी सोचा होता। जिन खुशियों को दूसरों को देने के लिए वो सारा जीवन समझौता करती रही, उन खुशियों की हकदार तो वो भी थी। प्रीति ने तस्वीर से झांकती अपनी मुस्कुराहट को क्षण भर देखा और आंखें मूंद ली। उसके कानों में पंडित जी की बात अभी तक गूंज रही थी। वो सचमुच अब मुक्त हो जाना चाहती थी।